कहानी कान। भैया ये क्या बना रहे हो? रामदीन ने पेंटिंग बना रहे कल्लू भैया से पूछा। कल्लू भैया जिन्होंने अभी पेंटिंग बनाना प्रारंभ ही किया था, घुमावदार लाइन खींचते हुए बोले, रामदीन मैं कान की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया आप महान हैं। कान जैसे साधारण अंग की पेंटिंग आप ही बना सकते हैं, रामदीन ने कृतज्ञ भाव से कहा। कल्लू भैया, रामदीन पहली बात तो तुम मस्का मत मारा करो, हमें पसंद नहीं। और दूसरी बात, तुम कान को साधारण अंग समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। रामदीन, माफ करना भैया, हम तो साधारण इंसान हैं। कान हमारे लिए सुनने का साधन है और कुछ नहीं। कल्लू भैया ने पेंटिंग बनाते हुए अपनी बात जारी रखी। रामदीन, प्रकृति ने मुंह एक बनाया है, लेकिन कान दो। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति भी चाहती है कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। रामदीन, भैया इस ओर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल्लू भैया, इसी प्रकार कान के जो भौतिक गुण हैं वो तो सभी को ज्ञात हैं, लेकिन इसकी दिव्यता को समझना महत्वपूर्ण है। रामदीन, भैया कान दिव्य होते हैं? कल्लू भैया, इसकी दिव्यता तो सर्वव्यापी है, और तुम पूछ रहे हो कि क्या ये दिव्य होते हैं? अरे भाई, कान न केवल दिव्य हैं, इसके तो अनेकों गुण हैं। ये सर्वव्यापी हैं। ये जातियों, गरीबी अमीरी, व्यक्ति, व्यवसाय, तंत्र और संस्था से भी परे हैं, लेकिन ये परे होते हुए भी सब में व्याप्त हैं। रामदीन, भैया शायद आपने ठीक से समझा या मैंने ठीक से नहीं समझा। मैंने अपने कानों से सुना कि आप कान की पेंटिंग बना रहे हैं। कल्लू भैया, हाँ रामदीन, मैं कान की ही पेंटिंग बना रहा हूँ। रामदीन, तो शायद जो आपने मुझे इतने सारे किसी के गुण बताए वो कान के तो नहीं थे ना? कल्लू भैया, मैं पेंटिंग भी कान की ही बना रहा हूँ, और जो गुण मैंने तुमसे बताए वो कान के ही बताए। रामदीन सोच में पड़ गया। कल्लू भैया ने अपनी बात जारी रखी। तुमने संस्कृत के कुछ शब्द सुने होंगे, यत्र तत्र सर्वत्र, यानी यहाँ वहाँ सभी जगह। ये तीनों शब्द यदि कान के लिए कहे जाएं तो अति संयुक्ति ना होगी। रामदीन, लेकिन ये कैसे संभव है भैया? कान तो वहीं होंगे ना जहाँ हम होंगे। अब हम कान को निकाल कर तो कहीं रख नहीं सकते, और ना ही हम किसी के पास भेज सकते हैं, ना किसी के कान अपने पास बुला सकते हैं। कल्लू भैया, रामदीन, तुम कान के कार्य क्षेत्र को बहुत कम आंक रहे हो। तुम जहाँ हो वहाँ कान है, जहाँ से तुम चले गए वहाँ भी कान है, जहाँ तुम जाओगे वहाँ भी कान होंगे, और जहाँ तुम नहीं जाओगे वहाँ भी कान होंगे। रामदीन, भैया मैं समझा नहीं। कल्लू भैया, वास्तव में कान कान होते हैं, ये अपने या पराये नहीं होते। रामदीन आश्चर्य से बोला, कैसे भैया? कल्लू भैया, जो तुम्हारे कान हैं वे तुम्हारे हैं। रामदीन अपने कान छूकर बोला, कैसी बात कर रहे हो भैया, ये हमारे ही तो हैं। कल्लू भैया, हाँ, जितने ये कान तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी हैं। रामदीन ने सोचा शायद कल्लू भैया ने हमें इतना अपना मान लिया है कि वे हमारे कान को भी अपने ही कान बोल रहे हैं। रामदीन अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अरे भैया, जब हम ही आपके हैं तो हमारे कान भी तो आप ही के हुए ना। कल्लू भैया मुस्कुराते हुए बोले, नहीं रामदीन, वैसे नहीं। रामदीन, तो क्या आप हमें अपना नहीं समझते? कल्लू भैया, अरे रामदीन, हम तुम्हें बिल्कुल अपना समझते हैं,
लेकिन हम इस नाते नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे कान हमारे ही हैं। रामदीन: तो फिर? कल्लू भैया: जितने तुम्हारे कान हमारे हैं उतने ही हमारे कान भी तो तुम्हारे हैं। रामदीन: धन्यवाद भैया, हमें किसी ने इतना अपना नहीं समझा जितना आपने, तभी तो आप अपने कानों को भी हमारे कान कह रहे हैं। कल्लू भैया ठहाका लगाते बोले: रामदीन, तुम बड़े बेवकूफ किस्म के सीधे साधे हो। रामदीन: क्यों भैया? कल्लू भैया: अरे भाई, हम कह रहे हैं कि किसी के भी कान सिर्फ उसके नहीं होते, यानी उनके कानों का उपयोग सिर्फ वह नहीं करता है। रामदीन: फिर कौन करता है भैया? कल्लू भैया: तुम्हारे कान का उपयोग जितना तुम करते हो उतना ही तुम्हारे कान का उपयोग हम भी करते हैं। इसी प्रकार जितना हम अपने कानों का उपयोग करते हैं उतना ही तुम भी हमारे कानों का उपयोग करते हो। रामदीन आश्चर्य से कल्लू भैया को देखता है। कल्लू भैया अपनी बात जारी रखते हैं: इस समाज में रहने वाले सभी मानव अपने कानों के अलावा एक दूसरे के कानों का उपयोग करते हैं। कोई भी ऐसा ना होगा जो सिर्फ अपने कानों का उपयोग करता हो। रामदीन: भैया और विस्तार से समझाइए ना। कल्लू भैया: तुमने एक परिवार देखा होगा, उसमें बाहर काम करने पर जाने वाले पिता स्वयं के कान के अतिरिक्त अपनी पत्नी के कान का उपयोग घर की बातों को सुनने के लिए करते हैं। अपने बच्चों के कानों का उपयोग बच्चों के आसपास की आवाज़ों को सुनने के लिए करते हैं। इसी प्रकार उसकी पत्नी स्वयं के कानों के अतिरिक्त अपने पति के कानों का उपयोग घर के बाहरी वातावरण में होने वाली बातों को सुनने के लिए करते हैं, तथा बच्चों के कानों का उपयोग बच्चों के आसपास की बातों को सुनने के लिए करते हैं। बच्चे भी अपने कानों के अतिरिक्त अपने माता पिता के कानों का उपयोग करते हैं। रामदीन: मतलब कानों का कार्यक्षेत्र परिवार तक सीमित है? कल्लू भैया: नहीं रामदीन, परिवार की तरह ही यदि सरकारी तंत्र की ओर भी देखें तो सर्वोच्च शिखर पर बैठे नेता के कान स्वयं के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ उनके मंत्रियों के कान भी उनके लिए काम करते हैं। यही नहीं, संतरियों, सदस्यों और छोटे स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के कान का उपयोग भी प्रत्येक स्तर के लोग करते हैं। रामदीन: मतलब सरकारी तंत्र में भी कान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कल्लू भैया: हाँ रामदीन, इसके अलावा संस्थाओं में सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोग अपने कान के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ शीर्ष पदाधिकारियों के कानों का इस्तेमाल करते हैं। शीर्ष पदाधिकारी स्वयं के कानों के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कान के उपयोग करते हैं। अधिकारी अपने कानों के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों के कानों का उपयोग करते हैं। रामदीन: इसका मतलब कान का उपयोग ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अक्सर ऊपर वाला ही अपने अधीनस्थ के कान का उपयोग करता है। और दूसरा प्रश्न, क्या शिक्षा क्षेत्र इससे जुदा है? कल्लू भैया: बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दोनों सवालों का एक ही जवाब है, क्योंकि विद्यार्थी जो स्कूल नहीं गए वे स्वयं के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कानों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो विद्यार्थी स्कूल गए हैं वे स्वयं के कानों के अतिरिक्त शिक्षकों के कानों का उपयोग करते हैं। शिक्षक गण स्वयं के कानों के उपयोग के अतिरिक्त अपने गुरुजनों के कानों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सरकारी तंत्र और संस्थाओं में जिस प्रकार ऊपर स्तर के लोग अपने अधीनस्थ के कान का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अधीनस्थ भी अपने उस उच्च स्तर के लोगों के कान का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी निर्देश मिलते हैं उनके लिए भी तो वे स्वयं के कानों के अतिरिक्त अपने उच्चाधिकारियों के कानों का ही उपयोग कर रहे होते हैं। रामदीन: कल्लू भी आपने कान की जिस तरह से व्याख्या की वह अतुलनीय है। आपसे इतना सब कान के बारे में सुनकर हमें भी कान के बारे में बोलने की इच्छा हो रही है। कल्लू भैया:
हाँ हाँ रामदीन, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। आधी पेंटिंग तो हमारी हो ही गई है, बाकी की आधी पेंटिंग तुम्हें सुनते सुनते पूरी कर लेते हैं। रामदीन, भैया हम आपकी तरह तो कान को नहीं जानते हैं, लेकिन भैया क्या जो कान की कार्यशैली आपने बताई, इससे हटकर भी इसकी कार्यशैली है? कल्लू भैया, तुम ही कुछ बताओ। रामदीन, भैया बिल्लू है ना। कल्लू भैया, कौन बिल्लू? रामदीन, भैया हमारा पड़ोसी बिल्लू, आप उसे जानते हैं? कल्लू भैया, अच्छा वही जिसे पिछली होली में जब वो शहर से आया था तो उसके दोस्तों ने भांग पिलाकर गधे पर बिठाकर घुमाया था। रामदीन, हाँ भैया, आपका लोगों को याद रखने का तरीका बड़ा निराला है। कहते हुए रामदीन मुस्कुरा दिया। कल्लू भैया, बिल्लू ने ऐसा क्या कर दिया? रामदीन, नहीं उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बता रहा था कि उसके ऑफिस में तो दीवारों के भी कान हैं। कल्लू भैया गंभीर भाव से बोले, हाँ सुना तो है कि दीवारों के भी कान होते हैं। कहते कहते कल्लू भैया ने पेंटिंग बनाने की गति धीमी कर दी। रामदीन, भैया वो कहता है कि जब वो ऑफिस में किसी से बात करता है तो उसके और जिससे बात हो रही है उसके कान के अलावा भी वहाँ अदृश्य कान मौजूद होते हैं, और तो और उन कानों के मुंह भी होते हैं। कल्लू भैया, ये कैसी बात कर रहे हो रामदीन, कानों के मुंह? रामदीन, हाँ कल्लू भैया, कानों के मुंह। वह कहता है कि वे अदृश्य कान वहां की बातें कहीं और बोल देते हैं। कल्लू भैया, ये तो अद्भुत है। कान जिनका काम सुनना है वे बोल भी सकते हैं। रामदीन, भैया उसे ऐसा लगता है कि उसके ऑफिस में जो अदृश्य कान हैं वे कोई साधारण कान की तरह नहीं है। वे कान स्वयं में ही पूर्ण हैं। वे बातों को सुनते हैं और वहां से जाकर उस बात को बाहर फैला देते हैं। कल्लू भैया, तो क्या वे कान उड़ते हैं? रामदीन, वे किस यातायात का प्रयोग करते हैं ये तो अभी तक रहस्य है, लेकिन उन्हें दीवारों में ढूंढा नहीं जा सकता। कल्लू भैया, ये तो तुमने बड़ी मजेदार बात बताई। वैसे जो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे कान हमारे ही कान हैं, वह बात अभी पुनः परिचरितार्थ हो गई। रामदीन, कैसे भैया? कल्लू भैया, वास्तव में अभी अभी बिल्लू की बातें मैंने तुम्हारे कानों से सुनी। रामदीन आश्चर्य से, अच्छा तो इस तरह कान अपना कार्य करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कान किन किन का काम कर रहे हैं। रामदीन, कल्लू भैया, हाँ रामदीन, कई बार तो बड़े बड़े लोगों के कान का उपयोग छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर लेता है और उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए तो हमने पहले ही कहा कि कान ऊंच नीच, धर्म भेद या जाति भेद नहीं मानता। रामदीन, इस तरह तो कान संभाव, हितार्थ और धर्मनिरपेक्ष हुआ। कल्लू भैया, तो तुम क्या समझते हो? यदि कान महान ना होते तो क्या मैं उसकी पेंटिंग बनाता? रामदीन, आप भी महान हैं भैया। कल्लू भैया, महान हम नहीं, कान है। रामदीन, भैया अपना छोटू है ना? कल्लू भैया, कौन छोटू? रामदीन, वही हमारा पड़ोसी छोटू। कल्लू भैया, वही जो देखने में एक हड्डी था। रामदीन, आप बहुत पहले की बात कर रहे हो भैया, अब तो शहर में पुलिस विभाग में सिपाही है। कल्लू भैया, अच्छा इतनी तरक्की कर लिया है? रामदीन, हाँ भैया, वो बता रहा था कि कुछ कानों को उसने भी गली मोहल्लों में छोड़ रखा है। कल्लू भैया, कानों को गली मोहल्लों में छोड़ रखा है? रामदीन, भैया वो बता रहा था कि वे कान ही शहर में होने वाली चोरी चकारी की खबर देते हैं। कल्लू भैया, रामदीन, इससे यह बात सिद्ध होती जा रही है कि कान ना सिर्फ सुनते हैं, बोलते भी हैं।
रामदीन, भैया लेकिन जैसे यह वह बता रहा था कि कान को छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कान को छोड़ा भी जा सकता है और वे वापस आकर जहां छोड़ा गया था वहां के बारे में खबर भी देते हैं। कल्लू भैया आश्चर्य से सोचते हुए पेंटिंग में हाथ चला रहे थे। रामदीन बात आगे बढ़ाता है, भैया आप बिरजू को जानते हैं? कल्लू भैया, कौन बिरजू? और तुम कहाँ कहाँ के लोगों के बारे में हमसे पूछते रहते हो यार? रामदीन, भैया वही हमारा पड़ोसी बिरजू। कल्लू भैया, कौन? जो 3 बरस पहले चोरी करते हुए पकड़ा गया था और गांव वालों ने उसकी खूब कुटाई भी की थी। रामदीन, हाँ भैया वही। कल्लू भैया, अब ये मत बोलना कि वो भी पुलिस बन गया है। रामदीन, नहीं भैया, वो शहर जाकर चोर बन गया है। कल्लू भैया, तुम्हारे पड़ोसी भी बड़े महान हैं भाई। रामदीन, जब हम शहर गए थे ना, तब हमारी जेब किसी ने काट ली थी। तब हमने बिरजू को फोन लगाया। बिरजू के कहने पर 2 घंटे के अंदर पॉकेट मार खुद बिरजू के साथ पर्स लौटाने आया था। कल्लू भैया, तुम्हारा पड़ोसी तो बड़ा तिकड़मी है रामदीन। रामदीन, मैंने उससे पूछा था कि तुम चोरी करते रहते हो, ये कैसे संभव होता है कि तुम कभी नहीं पकड़े जाते? तब उसने बताया कि उसने भी कान पाल रखे हैं, वे पकड़े जाने का खतरा होने पर उसे सूचित कर देते हैं। कल्लू भैया, यानी कान सूचना भी देते हैं? रामदीन, भैया अब तो ये लगने लगा है कि चारों ओर कान ही कान हैं। कल्लू भैया, रामदीन अभी भी कान की महिमा समाप्त नहीं हुई है। हमने अपने कानों से सुना है कि ऐसे लोग जो कानों को छोड़ते हैं वे भी किसी के कान होते हैं। इसी प्रकार जो कहते हैं कि फलाना किसी का कान है, वह भी किसी के कान होकर उसे ये बता रहे होते हैं। और तो और प्रत्येक मानव जो अपने कान के अलावा दूसरे के कान का सहारा लेते हैं, वह भी किसी के कान होते हैं। और रहस्यपूर्ण बात तो यह है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। रामदीन, कल्लू भैया आपने जो कहा था एकदम सही कहा था। कान सर्वव्यापी है, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र है। वाह भैया, क्या पेंटिंग बनाई है। रामदीन ने कान की पेंटिंग देखते हुए कहा, ऐसी अद्भुत और अद्वितीय पेंटिंग हमने कभी नहीं देखी, या कहा जाए तो ऐसा कान हमने कहीं नहीं देखा। अप्रतिम कान जिसके पैर भी हैं, कान जिसके पंख भी हैं, कान जिसका बोलने के लिए मुंह भी है, कान जिसका कोई धार्मिक रंग नहीं, कान जिसकी कोई जाति नहीं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कान जो सबकी सुनता है, कान जो सबके लिए सुनता है। वाह, यह दुनिया ही कानमयी है। कल्लू भैया और रामदीन लगातार कान को निहार रहे थे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि क्या कान के बिना वर्तमान जीवन व्यवस्था संभव है?